Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. मैचेस की सीरीज और 2-1 से भारत के नाम हो गए। भारत की ए टीम मैदान में नहीं थी, बी टीम मैदान में थी और सामने साउथ अफ्रीका जैसी एकदम सशक्त टीम थी, लेकिन हमारी बी टीम ने उनको हरा दिया और सीरीज पर कब्जा कर लिया। और हमारे साथ विक्रांत इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े। विक्रांत, शानदार खेल, ए टीम जैसा खेली, बी टीम शायद बेहतर खेली, 99 पर ऑल आउट कर दिया। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा उनका रुख करूंगा। लेकिन जो आखिरी और निर्णायक मुकाबला था वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता और जिस तरह जीता तो शायद लगा कि सीरीज बचा पाना इंडिया के लिए मुश्किल है, या इंडिया एक भी मैच जीत जाए ये भी बड़ी बात है। जो दूसरा मैच खेला गया था, दूसरा मैच भी जिस तरह का एक टारगेट रखा गया था टीम इंडिया के सामने, वहां पर भी ऐसा लग रहा था शायद चेज कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलर्स के लिए काफी मदद थी, लेकिन चेज बहुत अच्छे से किया। ईशान किशन की जो पारी थी वो बड़ी शानदार रही और श्रेयस अय्यर ने तो सेंचुरी लगाई। लेकिन उसके बाद दिल्ली जब पहुंचे तो एकदम बूस्टअप थे, एकदम फ्रेश थे और तैयार होकर आए थे। इंडिया ने टॉस जीता और उसके बाद जब गेंदबाजी की तो बॉलर से बड़ा शानदार किया, खासतौर पर जो स्पिनर को स्टार्टिंग में लेकर आए, स्पिनर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इस पर मेरे साथ हमारे सहयोगी निखिल नाज भी जुड़ गए हैं। निखिल, गुड मॉर्निंग। और बड़ा शानदार मैच रहा कल का, 99 पर ऑल आउट कर दिया। लगा था आपको कि टीम बी ऐसा परफॉर्म करेगी? राजीव, सबसे पहले तो इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा है कि क्या ये टीम बी थी। इसको हम कई तरह के नाम दे रहे हैं, कई कह रहे हैं बैकअप टीम, कोई कह रही है सेकंड स्ट्रिंग टीम, कोई कह रहा है टीम बी। लेकिन जिस तरह की चर्चा है, लोग कह रहे हैं आप इसे टीम बी मत कहिए। लोगों का मानना है कई खिलाड़ियां ऐसे हैं जो टीम ए का भी हिस्सा होना चाहिए, तो आप इसे टीम बी नहीं कहिए। बहरहाल बात आपकी दुरुस्त है कि टीम तो ये वही है जो आपके टॉप 15 या टॉप 14 जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है उनका हिस्सा नहीं हो पाई। तो इस टीम का इस तरह का प्रदर्शन करना, वो भी एक फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ, एक अच्छा संकेत है। आई थिंक सबसे पहली चीज ये जो दर्शाता है वो ये कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ देखिए कितनी अच्छी है। और खासतौर पर मैं यहाँ पर बैटिंग की बेंच स्ट्रेंथ की बात करूंगा, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मौका भी नहीं मिला। ये अलग बात है कि ये सीरीज आपको गेंदबाजों ने जिताई, आपके जो मैन ऑफ द सीरीज है वो भी गेंदबाज बनते, जिस तरह से प्रदर्शन है वो भी शानदार गेंदबाजों का रहा, चाहे वो कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, ये दो स्टैंड आउट बॉलर्स हैं। इनके अलावा भी जिन जिन गेंदबाजों ने यहाँ गेंदबाजी करी उन्होंने आपको जिताया। और अगर आप आंकड़े भी देखें तो ये दर्शाते हैं। आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका 100 से कम में आउट हो जाती है। ये इस टीम के इतिहास में शायद 2016 के बाद ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, वो 100 के अंदर ऑल आउट हो गए हैं। और अगर आप देखिए इनका थर्ड लोएस्ट टोटल भी कुछ उस तरह से रहा है, अगर आप आंकड़े इस वक्त नजर डालें तो कुछ ऐसी स्थिति बनाई भारतीय गेंदबाजों ने जिससे दक्षिण अफ्रीका को परेशानी आई। भारत के खिलाफ आई थिंक थर्ड लोएस्ट टोटल या किसी टीम ने अगर बनाया है तो वो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है। 100 से पहले आप उन्हें आउट करते हो, और जो मार्जिन ऑफ डिफीट है, कितने 100 से भी ज्यादा गेंदे, आई थिंक 185 गेंदें रह गई थी और आपने लक्ष्य का पीछा कर दिया, तो दर्शाता है कि दोनों टीमों के बीच इस वक्त अंतर कितना है। अब इसमें ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये फॉर्मेट अलग है। दक्षिण अफ्रीका का हालिया प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो वो ये कि हाँ, फुल स्ट्रेंथ टीम जरूर थी साउथ अफ्रीका की कुछ, लेकिन वो फेरबदल करते आए। उन्होंने अपने कप्तान को एक पहले मैच में रेस्ट किया, दूसरे मैच में जो दूसरे कप्तान बने उनको रेस्ट कर दिया, तीसरे मैच में तीसरे एकदम अलग कप्तान बन के आए। लेकिन हैरानी इन सब चीजों को देखते हुए ये हुआ कि अभी भी जो 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसके लिए साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं करी है। उस क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहां पर सीरीज 3-0 से जीतनी थी, बल्कि आप 2-1 से हार गए। तो उनकी जो 2023 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ी परेशानी है, लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत है। अब हो सकता है राजीव इन्हीं में से कोई एक गेंदबाज हो जो फ्लाइट पकड़े और सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। मोहम्मद सिराज सुनने में आ रहा है वो जाएंगे ही जाएंगे। मोहम्मद शमी भी इस बीच खबर आई है कि फिट हो गए, उन्होंने एनसीए में टेस्ट पास कर दिया है, तो वो भी हो सकता है 15 मेंबर की जो टीम है उसके साथ जुड़ गए। सिराज शायद बैकअप गेंदबाज के तौर पर जाएं। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लोग कह रहे हैं बहुत अनलकी है टू मिस आउट। मैं वसीम जाफर जो भारतीय खिलाड़ी उनका बयान पढ़ रहा था, उनका कहना था कि यार कुलदीप यादव जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं,
इनको उस T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होना चाहिए था। तो बहुत पॉजिटिव इस सीरीज से उभर के आया है जहां तक भारतीय क्रिकेट टीम का सवाल है और भारतीय क्रिकेट टीम के जो रिजर्व्स हैं उनका सवाल है। मैं कौन कौन से खिलाड़ी जा सकते हैं या जाने चाहिए इस पर मैं निखिल बात करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा इस पर बात करना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका मतलब टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिया या फिर ऑर्डिनरी खेली साउथ अफ्रीका, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो एकदम पूरी थी, एकदम बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, अपने देश को अलग अलग मौकों पर जिताया हुआ है, इवन बड़े मैचेस में भी आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है, फिर वो बी टीम के सामने इतने कमजोर इतने लाचार से कैसे नजर आया? क्या हमारी टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिया, फिर लक की बात है? राजीव, मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो में कुछ परेशानी। आप ये पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम क्यों ले में नहीं नजर आई, क्या ये था सवाल? अब यहाँ बिल्कुल इस तरह का ही सवाल है मेरा कि क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई, या फिर वो थोड़ा ऑर्डिनरी खेल गए? आई थिंक लाइन में कुछ परेशानी है इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं आप शायद क्योंकि उसी से जुड़ा आपका शायद सवाल दक्षिण अफ्रीका टीम को लेकर। देखिए, कुछ चीजें हैं जो क्यों साउथ अफ्रीका ने अच्छा नहीं किया, मैं उनके वो कारण तलाश रहा हूं। एक, वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कुछ आंकड़े, 100 से नीचे दक्षिण अफ्रीकी टीम 4 बार अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में आउट हुई है वनडे क्रिकेट में, और 2 बार इसी साल हो गए हैं। बाकी जो हुआ है वो बाकी उनकी क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ है। इसका आपको दर्शा रहा है कि उनका जो लय है वनडे क्रिकेट में इतना देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात, आई थिंक कई निर्णय जो हैं दक्षिण अफ्रीकी टीम ने वो गलत लिए, बहुत निर्णय गलत लिए। देखिए, मतलब इस पूरी सीरीज के दौरान अगर आप देखेंगे, चाहे वो T20 सीरीज हो या वनडे सीरीज हो, मुझे पता है कि अभी भी दक्षिण अफ्रीकी टीम को कहा जाएगा कि डेंजरस है, T20 वर्ल्ड कप में डेंजरस होगी, लेकिन हमेशा वो आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ी खतरनाक टीम मानी जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका बिलो पार होता है। क्यों होता है? और मुझे लगता है उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, जो वो डिसीजन लेते हैं उसमें बड़ी वो चूक कर देते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने गलतियां की, बेसिक मिस्टेक्स करी इस कुछ मैचेस जो हमने पिछले कुछ मैचेस देखे भारत में। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपका तिरुवनंतपुरम में जो मैच हुआ, वहां पर सीम फ्रेंडली कंडीशंस थी, गेंद इतना हिल रहा था, सीम बॉलर्स को खेलने में बहुत परेशानी आ रही थी, लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने एक तेज गेंदबाज कम खिलाया, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया उस कंडीशन में जहां आपको सीम बॉलिंग में मदद मिली, वहां पर उन्होंने एक गलती करी। फिर उसका अगला मैच जो होता है, वहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, वहां पर उन्होंने क्या किया, जो एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया था उसको ड्रॉप किया, एक सीम बॉलर को लेके आए। फिर अगर आपको याद आता, पिछला जो मुकाबला था रांची में हुआ ओडीआई में, वहां पर सबका मानना था कि वहां ब्लैक सॉइल वाली पिच थी, धीमी थी, कंडीशंस कुछ वैसी थी, पहले बैटिंग करने में बड़ी मुश्किल आने वाली थी, बाद में जब ओस होगी तो बैटिंग बेहतर हो जाएगी। उसमें दक्षिण अफ्रीकी टीम टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। उसके बाद मैच के बाद शिखर धवन खुद कहते हैं कि ठीक है हम मैच जीत गए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दक्षिण अफ्रीकी टीम का कि उन्होंने टॉस जीतने के बावजूद पहले बैटिंग करी, क्योंकि पहले बैटिंग तो बड़ी मुश्किल थी, बाद में हमें आसानी हुई लक्ष्य का पीछा करने में। तो ये जो छोटी छोटी एलिमेंट्री मिस्टेक्स है ना, वो दक्षिण अफ्रीका लगातार करता आ रहा है, जिसका ये कारण है कि वो अहम मुकाबलों में या कुछ मुकाबलों में वो हार जाते हैं। शायद इसमें सुधार लाने की जरूरत है। दूसरी, अगर आप एक चीज देखिए, और ये दक्षिण अफ्रीकी टीम में कुछ साल से प्रॉब्लम भी है, एक उनकी कोलपैक डील होती थी जो अब रुक गई है, जिससे वो जाके इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते थे, तो उनके काफी टैलेंटेड प्लेयर इंग्लैंड खेलने चले जाते थे। वैसा भी हुआ, उससे उन्होंने कई प्लेयर गवा दिए। अब अगर आप देखिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में एक किस्म का कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल मल्टी एथनिसिटी वाली कंट्री है, तो वो कोशिश करते हैं कि हर मूल का एक खिलाड़ी उसमें हो, एक ब्लैक खिलाड़ी हो, एक इंडियन ओरिजिन, एक कलर्ड खिलाड़ी, बाकी व्हाइट खिलाड़ी, तो ये मिक्सचर देखना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार जो खिलाड़ी डिजर्व करता है टीम में होने में, उसको मौका नहीं मिलता। मैं आपको उसमें भी एक उदाहरण देता हूं, रिजा हेनरिक्स हैं, जो वो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। अभी इंग्लैंड में वो T20 सीरीज जीत के आई थी दक्षिण अफ्रीका की टीम, उसमें वो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, शायद मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे, सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए थे। वो यहां पर जब T20 सीरीज होती है, एक मैच भी नहीं खेलते, क्योंकि आप की जो कॉम्बिनेशन है कुछ वैसा बनता है। टेम्बा बवुमा जो कि कप्तान है इस वक्त दक्षिण अफ्रीकी T20 टीम के और वनडे टीम की, उनको उनके घरेलू जो T20 लीग हो रही है, उनकी जो एक IPL हो रही है, उसमें किसी टीम ने बिड नहीं किया, नहीं लिया, लेकिन उनके T20 कप्तान है। तो कुछ ऐसी गलत
गलतियां हैं जो वो कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जिससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आना चाहिए दक्षिण अफ्रीका का वो नहीं आ पा रहा है। उसका एक कारण ये है। दूसरा, आई थिंक जो पिचेस आपको मिली है वनडे में वो दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा सूट नहीं करी है, क्योंकि वो स्ट्रोक मेकर्स हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब गेंद बल्ले पे आती है, खासतौर पर जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो कंडीशंस थोड़ी ड्राई होती हैं और वो उस तरह के स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते जिसकी उनको आदत है अपने घरेलू जमीन पर। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके साथ अगर आप देखें, आप सब उन कारण को जोड़ें तो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि क्यों दक्षिण अफ्रीका का इतना बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है। इसका असर क्या होगा राजीव, अगर मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा असर तो ये होगा कि देखिए यही टीम है जो भारतीय टीम के ग्रुप में है T20 वर्ल्ड कप में। ये सब जानते हैं कि ये तो 3 टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये लड़ने वाले हैं उन 2 स्पॉट्स के लिए जो सेमीफाइनल में होंगी। और इसमें दक्षिण अफ्रीका एक बहुत ही प्रबल दावेदार है। लेकिन क्या होता है, अगर आप दोनों सीरीज यहां हार के जाते हैं, T20 भी, वनडे सीरीज भी, और जिस अंदाज में आप हार के जाते हैं और यही फुल स्ट्रेंथ टीम भारतीय जो मेन टीम है उसके साथ खेलेगी, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर तो आपको ये होगा ना जहन में कि यार इस टीम से हम हार के आए हैं। तो वो थोड़ा हद तक पलड़ा भारत को यहाँ पर भारी होने को मौका मिलेगा। और ये जो दक्षिण अफ्रीकी टीम को झटका लगा है, इसका कुछ ना कुछ असर मैं जरूर मानूंगा। पता नहीं, मुझे निखिल ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल अलग तरह से साउथ अफ्रीकन टीम खेलेगी, ऐसा लगता है। लेकिन निखिल, आप मैं जरा सिराज की और कुलदीप की बात कर लेते हैं। क्या जब चहल की जो हाल की परफॉर्मेंस थी उसमें हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स ले लिए, कई मौकों पर बहुत महंगे भी साबित हुए, क्या कुलदीप की तरफ देखना चाहिए था? जिस टप्पे पर बॉल डालना चाह रहे हैं या जिस तरह से बॉल डालना चाह रहे हैं, लेफ्टी या राइटी के लिए, वैसी बॉल डाल रहे हैं वो? राजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या चहल को लेकर सवाल था? क्योंकि मुझे उनका अच्छा निखिल, मैं टीम को कहता हूं कि आपका जो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है ये जरा ठीक किया जाए। इस पर विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, मैंने निखिल से ही सवाल पूछा था कि हम लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ खेल गए, हमारी बॉलिंग इतनी शानदार हो गई या वो बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेले? एक सवाल तो ये, लेकिन दूसरा ये, सिराज और कुलदीप की बॉलिंग आपको कैसे लगी? नहीं, सिराज ने तो मौके को बनाया है और कुलदीप ने ये दिखाया कि जब मैनेजमेंट आपको बैक करेगी, कॉन्फिडेंस देगी, तो भाई अभी मेरे में एबिलिटी है। अगेन लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप को क्यों 3.5 साल पहले आपने एकदम पानी और समंदर में फेंक दिया था? आपने कहा कि चलो जी हम वर्ल्ड कप हार गए, तो वर्ल्ड कप का जो हार का ठीक रहा है वो यूजी चहल और कुलदीप के सिर पर डालो, चलो हटाओ इनको बाहर। यूजी चहल एक डिफरेंट तरह के इंसान थे, वो शायद लड़के वापस आ गए। कुलदीप यादव शायद अंदर ही अंदर घुटते रहे और वापस आ नहीं पाए। लेकिन इस मैनेजमेंट ने आकर इस साल उनको आहिस्ता आहिस्ता रिहैबिलिटेट किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, कभी 1 मैच खिला दिया, कभी 2 मैच खिला दिए। अभी भी मैं कहूंगा ही इज नॉट बैक टू हिज बेस्ट, बट ही कैन गेट बैक टू हिज बेस्ट। मतलब वो बॉल डाल रहे हैं का, देखिए कॉन्फिडेंस आपके हाथ से जब बॉल निकलता है आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। और आपको ये सोचना होगा कि इंडियन क्रिकेट को आज भी कुलदीप की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो अनफिट ना हुए होते तो शायद वर्ल्ड कप में तीसरे स्पिनर के तौर पर उनकी जगह बननी थी चहल और अक्षर पटेल के बाद। दूसरा आपने पूछा सिराज का, भाई सिराज ने तो मौके को बनाया है। आज देखिए सिराज और शमी, इनमें से एक ने खेलना है वर्ल्ड कप। सिराज और शमी में से एक ने खेलना वर्ल्ड कप। सिराज को आज से 15 दिन पहले किसी को पता भी नहीं था कि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड ही हैज यूज्ड द अपॉर्चुनिटी वेरी वेल। लेकिन अभी भी राजीव, मोहम्मद शमी रेस में आगे हैं और मोस्ट लाइकली आई थिंक कल जब ये यहां से उड़ेंगे, आप वहां पहुंचेंगे, तो मोहम्मद शमी ही टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है उनके नाम पर ही मोहर लगाएगी। प्रायोरिटी में आप बता रहे हैं कि शमी, लेकिन निखिल काफी समय से खेले नहीं है और चोट से उबर कर आ रहे हैं। हालांकि अब वो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में सीधा आप जा रहे हैं बिना खेले हुए, बिना किसी प्रैक्टिस के। कई प्रैक्टिस मैचेस जो पहले होने वाले हैं उसमें खेलेंगे शमी? चिंता की बात है कि वो विदाउट एनी मैच प्रैक्टिस काफी समय तक उन्होंने कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है, उसके बाद वो सीधा आएंगे और भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे, तो ये तो परेशानी होगी। क्या वो जो आपके कुछ अभी वार्म अप मैचेस हैं और उसके पहले कुछ और प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें खेलेंगे? वो जरूर खेलेंगे, लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा ना वो कब रवाना होंगे। हमने अभी सुना है कि वो एनसीए में उनका फिटनेस टेस्ट वो पास कर चुके हैं, अब वो रवाना होंगे। क्या वो पर्थ पहुंचेंगे जहां फिलहाल भारतीय टीम है, या तब तक रवाना होंगे कि सीधा उनको ब्रिस्बेन ही जाना पड़ेगा जहां भारतीय टीम वार्म अप मैचेस खेलेगी? तो यही वो सवाल उठता है। देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेट चीज ये हो गई कि उनको कोविड हो गया गलत टाइम पे,
प्लान तो ये था, बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपको देना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट या सेलेक्टर्स को, कि प्लान तो ये था कि वो अभी जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उन दोनों सीरीज में वो खेलते, आप उनको अच्छी तरह से आंकते, वो थोड़ी मैच फिटनेस लेते, लय पकड़ते, और फिर आप उनको लेके जाते। अब उसमें कोरोना हो गया जिसकी वजह से उन्होंने दोनों सीरीज मिस कर दी, वो तो चलिए किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहां पर जो थोड़ी बहुत हैरानी हुई कि अगर आप चाहते थे कि थोड़ी वो लय पकड़े, तो एनसीए से बेहतर क्या ये नहीं होता कि आप उनको फ्लाइट में सीधा ऑस्ट्रेलिया ले जाते, वहां पर आप उनको आते, वहां पर टीम के साथ रहते। भारतीय टीम पहले ही एक अभ्यास मैच खेल चुकी है, 1-2 मैच तब तक और खेल लेगी जब तक वहां पर मोहम्मद शामी पहुंचेंगे। तो क्या उनको ये मैचेस खिलाए जा सकते थे? मुझे लगता है वो शायद बेहतर होता, आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते। हाँ, ये शायद लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई टीम मैनेजमेंट ने तय ही नहीं किया था कि शमी को वहां जाना चाहिए या नहीं, जब तक उनकी फिटनेस को आंका नहीं जाए। तो उन्होंने सोचा कि पहले एनसीए में उनकी फिटनेस देखते हैं, ढेर सारे उनसे ड्रिल कराते हैं, बाकी चीजें उनको असेस करते हैं, फिर ही हम उनको वहां भेजेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कोई नुकसान होता अगर आप उनको ऑस्ट्रेलिया पहले भी भेज देते, वहां भी उनकी फिटनेस को आंक लेते। फर्ज कीजिए कि नहीं आपको लगता उनकी वैसी फिटनेस हो, तो कोई जरूरी नहीं है आप उनको ड्राफ्ट करते 15 में, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेके वापस आ भी जाते, कोई ये इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन टीम के साथ रहते, वहां पर अभ्यास मैच खेलते, शायद और थोड़ा उनको समय मिलता अपनी लय पकड़ने में। टीम मैनेजमेंट से बात करके उनके क्या रोल होंगे, किस जगह में उनको वो आजमाना चाहते हैं, किस किरदार को वो निभाएंगे, ये सब चीजें बातें होती, आप टीम के साथ रहते तो शायद बेहतर होता। अब टाइम बहुत कम है, फिर भी मैं मानता हूं कि मोहम्मद शमी बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है, और शायद इसीलिए उनके पास टीम मैनेजमेंट गई भी है। जैसे ही बुमराह आउट हुए, अभी तक स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे शमी, क्यों आप उनके पास सीधा गए? आपको पता है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, चाहे वो लगातार क्रिकेट नहीं खेलता, वैसे T20 क्रिकेट वो नहीं खेलते, फिर भी ऐसा क्यों है जब वो आईपीएल में आते हैं तो वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास वो स्किल है कि उन गेंद के साथ, चाहे वो नई हो या मिडिल ओवर्स में, वो विकेट निकालते हैं। शायद इसीलिए वो मोहम्मद शमी के पास भी जा रहे हैं। विक्रांत, अभी हाल में जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें रोहित के साथ ओपन करते हुए पंत दिखाई दे, तो क्या टीम इंडिया ये भी सोच रही है कि किसी एक मैच में पंत के साथ ओपन कर लें, या फिर पंत को आगे भेजने का क्या मतलब? वो आई थिंक नहीं, वो हालांकि मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि जी 3-4 प्लेयर्स आपके खेले नहीं उस मैच में। हालांकि पता नहीं, आइडियली तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ये कह के कि हम यूज टू होना चाहते हैं कंडीशंस के, तो फिर आपको बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से खेलना चाहिए था, राहुल विराट भी खेलते। खैर, मुझे नहीं लगता। अब जो प्रैक्टिस मैच है आपका, उसमें आप देखेंगे आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर खेलेगा, और जब आईसीसी जो वार्म अप गेम्स आएंगे उसमें भी आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर ही खेलना चाहिए। ओपन आपके राहुल और रोहित करेंगे। आई थिंक इंडियन टीम को कोई कंफ्यूजन नहीं है बैटिंग में, कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी कॉम्बिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन कहां बैटिंग करेगा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषभ पंत 11 में अभी फिट नहीं हो रहे हैं, ऋषभ पंत 11 में फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये होता है कि चलो एक बैकअप है, कभी जरूरत पड़ी तो ओपन भी करा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो बीच में भी खिला सकते हैं, तो वो एक सोच रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि उस मैच में राहुल और विराट दोनों नहीं खेले थे, क्योंकि आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आप कहते हैं ना मैच प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैच सिमुलेशन से बढ़िया कोई चीज नहीं है। बट यह है कि वक्त पर भारत की टीम गई है, कम से कम इतना जरूर है कि 23 अक्टूबर को अगर भारत का मैच था तो उससे तकरीबन 16-17 दिन पहले ये लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। आई थिंक ये पर्थ का एक हफ्ता इनको काफी हद तक मदद करेगा। क्या निखिल लगता है कि हर्षल पटेल ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज वहां पर लंबी होती हैं, उनकी स्लोअर बॉल इंपैक्टफुल हो सकती है? राजीव, आपने मेरे से सवाल पूछा था? जी निखिल, आपको फिर से ऑडियो नहीं आ रहा मेरा, आवाज की प्रॉब्लम है। हर्षल पटेल से जुड़ा आपने सवाल बोला। देखिए, हर्षल पटेल को लेकर तो परेशानी है, और ये मैं 1 या 2 मैचेस देख के नहीं बात कर रहा, काफी समय से, जब से वो इंजरी के बाद आए हैं। आपने उनको 2 सीरीज में देखा, दोनों सीरीज में वो काफी महंगे साबित हुए, जो रोल उनको दिया जाता है उसमें हुए। चोट जब उनको लगी थी उससे पहले भी मुझे याद आता है काफी समय से वो थोड़ी बहुत परेशानी में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, वहां पर फिर हर्षल पटेल थोड़े महंगे साबित हुए। तो आपका सवाल यह था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में क्या होगा, तो चलिए कुछ आपको संकेत जरूर मिला कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में क्या होगा। अभ्यास मैच में भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने काफी रन लीक किए।
फर्क इतना है कि वो मैच वाकई में खेला गया, जो आपको पता है उसके बाउंस के लिए जाना जाता है। बाकी लेकिन जो आपके मैचेस होंगे तो उन कंडीशंस में नहीं होंगे, वो आपकी ड्रॉप इन पिचेस में होंगे, चाहे ऑप्टस स्टेडियम में हो पर्थ में, या फिर आप मेलबर्न में खेल रहे हैं, एडिलेड में खेल रहे हैं, ज्यादातर आपकी ड्रॉप इन पिचेस होती है, जो कुछ हद तक आई थिंक जो तेज पिचेस होती है ऑस्ट्रेलिया में वो इतनी मदद ना करें हर्षल पटेल को, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस जो कई बार वहां स्पंजी बाउंस भी देखने को मिलता है, वो हर्षल पटेल की बॉलिंग को सूट कर सकता है। शायद अभी अगर आप उनका फॉर्म देखें तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखता, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत लेट है, अब आप क्या लास्ट मोमेंट में चेंजेस करेंगे? आप उनके साथ बने हुए थे काफी समय से, आपने उनको एक रोल दिया है कि भाई आप बैक एंड पे बॉलिंग करेंगे, 10 ओवर के बाद ही वो आते हैं और आप बॉल डालेंगे, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस किरदार पर बेहतर हों, धीरे धीरे उसको निभाएं, और जो उनकी वेरिएशंस हैं, जो कई बार यहाँ पर उनकी आई थिंक लेंथ की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वेरिएशन तो उनके हैं 5-6 अलग अलग तरीके, लेकिन बल्लेबाजों ने यह समझ लिया था कि उनकी जो लेंथ है अगर आप उस पर थोड़ा काबू पाले तो उनको आप बाहर हिटे लगा सकते हैं। और हमने देखा था कई बल्लेबाज वैसे करने लगे थे, डीप इन क्रीज खड़े हो गए थे, तो जो उनकी जो बॉल थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो सकती थी वो गुड लेंथ पे पड़ती थी और उनके स्लॉट में आती थी, वो मारते थे। शायद उनको ये सब चीजों पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, अब थोड़ा लेट है, अब लास्ट मोमेंट आप उनको कैसे बाहर करेंगे? हो सकता है भारतीय टीम उनके साथ जाए और उम्मीद करे कि फिर उनका प्रदर्शन बेहतर। विक्रांत, हर्षल की जगह क्या सिराज सोचे जा सकते थे? आई थिंक दीपक चहर एक ऑप्शन थे, बट दीपक चहर भी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब वो रिजर्व, वैसे भी रिजर्व ही थे, लेकिन वो उस दौर से भी बाहर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंजरी। अभी आपके पास जो 3 चॉइसेस हैं जो फास्ट बॉलर भेजे जाएंगे, वो है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। तो इनमें से एक जाहिर तौर पर बुमराह की रिप्लेसमेंट है, और मुझे लगता नहीं है कि हर्षल को रिप्लेस करने की फिलहाल टीम सोच रही है, क्योंकि जब आपकी सोच है एक प्लेयर के प्रति, हाँ उस प्लेयर का हो सकता है कि वक्त अच्छा ना चल रहा हो, उनका कमबैक जो हुआ है, जो कुछ मैचेस हो गए हैं, यस जैसे निखिल ने कहा बीच में स्लॉग ओवर्स में एक प्रॉब्लम आ रही है, बट कभी कभी क्या होता है कि आप को एक अच्छा मैच मिल जाए और उसके बाद फिर देन एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक। तो उम्मीद करते हैं कि हर्षल के पास जो एबिलिटी है वो, उनको अगर बैट्समैन ने पढ़ लिया है तो अब हर्षल को भी 2 कदम आगे जाना है। तो जो ओवरऑल निखिल, मैं ओपनिंग की बात करूं, बॉलिंग आपके हिसाब से मोहम्मद शमी और नया बॉल से अर्शदीप कराएंगे? भुवनेश्वर भी है। हाँ, भुवनेश्वर। अच्छा, आप बॉलिंग ओपनिंग के बारे में विक्रांत, क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर है राजीव से, इन्होंने बॉलिंग की ओपनिंग के बारे में बात करी। जी हाँ जी, बॉलिंग ऑप्शन उन्होंने कहा कि कौन करेगा नया बॉल। नया बॉल तो आपके पास भुवनेश्वर कुमार हैं ही, और काफी हद तक अब पॉसिबल है कि मोहम्मद शमी अगर वो कंटेंडर बनते वो आते हैं। हालांकि आपके अर्शदीप दोनों किरदार निभाते हैं, वो नई बॉल से भी बॉल डालते हैं, और अभी तो उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा जो हालिया सीरीज हुई है कि नई बॉल के साथ वो ऑन एन एवरेज 2 विकेट तो निकाल ही लेते थे। तो जो परेशानी आपकी कई बार आ रही थी कि नई बॉल के साथ कई बार विकेट्स नहीं मिल रही थी, उसको वो पूरा कर देते हैं। तो अगर आप आई थिंक 11 में अगर शमी फिट होते हैं और अगर वो पूरी तरह से फिट है, लय में नजर आ रहे हैं, तो शायद उनका भी वहां रोल बन सकता है। लेकिन अगर आप शमी पे थोड़ा रुकना भी चाहते हैं तो आई थिंक आपके 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं वो होंगे भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप। ये नई गेंद के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने ये भी देखा है कई मौकों पर आप पावर प्ले में 1-2 ओवर अक्षर पटेल भी डाल लेते हैं पावर प्ले में, और ऐसा भी हुआ है यूसी चहल ने भी डाला है। तो अगर आप इन 3 या 4 गेंदबाजों को देखेंगे तो ये पावर प्ले में आपके डालेंगे, नई गेंद के साथ डालेंगे। फिर आप भुवनेश्वर को कोशिश करते हो कि मिडिल ओवर्स तक खत्म करे, ज्यादा ज्यादा 1 ओवर नीचे तक रोकते हो। फिर एंड में आपके हर्षल पटेल और रोटेट होते जाएंगे, शायद 1 ओवर भुवी का हो, 1 या 2 ओवर अर्शदीप के बचे हो, वो एंड में डालें। ये बॉलिंग प्लान के साथ भारतीय टीम गई है। लेकिन अगर मोहम्मद शमी लय में नजर आते हैं तो मैं थोड़ा टेम्प्टेड हूंगा उनके साथ जाने के लिए। लेकिन सवाल ये बनता है आप किसको बाहर करें, तब मैं शायद रिस्क लूं कि मैं हर्षल पटेल को अगर बाहर बैठाऊं, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार एंड अर्शदीप के साथ जाऊं, जहां पर अर्शदीप करें आपकी डेथ बॉलिंग ज्यादा करके, और भुवनेश्वर कुमार जिनको आपने ट्रस्ट किया है डेथ में डालने के लिए, वो कई बार एक्सपेंसिव हुए, वो 1-2 ओवर वहां पे डालते हैं। शमी फिर वो किरदार निभाए कि वो शुरुआत में और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करे। तो ये भी एक ऑप्शन है, भारतीय टीम इसके साथ जा सकती है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है आई थिंक वो ट्राइड एंड टेस्टेड जो 3 तेज गेंदबाज हैं, हर्षल, भुवनेश्वर, अर्शदीप, ये आपके शायद 3 तेज गेंदबाज हो सकते हैं जो स्टार्ट करे पहला मैच वर्सेस पाकिस्तान।
मुझे लगता है काफी हद तक इंडिकेशन मिल जाएगी आपको, जो 17th और 19th, जो 17 और 19 को दो वार्म अप गेम्स है, आई थिंक आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी, बिकॉज अगेन तब तक आपने अपनी 15 डिसाइड कर ही लेनी है। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास अब 3 फास्ट बॉलर हैं जो कल जाएंगे, शमी, सिराज और शार्दुल। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी होने चाहिए जो टीम में ड्राफ्ट इन किए जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप टीम में आ जाए तो आपकी 11 बनेगी। 11 आपको उस कॉम्बिनेशन के साथ चलना है, जैसे निखिल ने अभी कहा, जो आपकी सोच है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है ना निखिल, कि अगर आप बुमराह की जगह एक हिट द डेक फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं और उसको 11 में ना खिलाएं, तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगेगा। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन फिर एक ही परेशानी है विक्रांत की, डेथ बॉलिंग। जैसे मैंने कहा, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप मोहम्मद शमी से नई गेंद डलवाएं, और वो मैं देख रहा था आईपीएल में उनका रिकॉर्ड, उसी में उनको महारत हासिल है नई गेंद के साथ। पावर प्ले में आई थिंक मोस्ट विकेट्स हैं लास्ट कुछ ईयर्स में मोहम्मद शमी की, तो वो चीज तो वो अच्छी करते ही करते हैं। भुवनेश्वर भी वहां डालेंगे। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि भाई भुवनेश्वर, जो पहले ये आपको याद होगा, भुवनेश्वर ये रोल बहुत अच्छा करते थे डेथ में गेंदबाजी करने का। 2016 का आईपीएल मुझे याद आता है जो एसआरएच ने जीता था, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यही था कि डेथ में भुवनेश्वर कुमार आउटस्टैंडिंग थे। या तो आप फिर उनको कहें कि नहीं, ये किरदार आपको निभाना है। आपके साथ अर्शदीप भी डेथ में बहुत अच्छी डालते हैं, तो 2 या 2 ओवर 4 कुछ ओवर इनके बचे हों डेथ में, और मोहम्मद शमी शुरुआत में खत्म कर दे। या कई बार एक और ऑप्शन है जिसके बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करते, कई बार हो सकता है आप हार्दिक पांड्या के पास भी जाएं कि डेथ में 1 ओवर डाल दें, अगर आपको 4 पूरे करने हैं और भुवी ने ज्यादा डाल दिए, 1 पूरा ओवर बचता है, 2 अर्शदीप के, 1 भुवनेश्वर के, 1 हार्दिक वहां पर मदद करें, आप वहां पर डेथ में डालें, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड आई थिंक ये बेटर कॉम्बिनेशन है भी भारतीय टीम के लिए, कि अगर आप जाएं हिट द डेक, आपको बॉलर मिले जैसे आप कह रहे हैं, और अगर शमी ड्राफ्ट इन हुए हैं और जो वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो आई थिंक उनको बेंच पे बिठाने का 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में बेंच पे बिठाया था, उसका काफी नुकसान हुआ था। एग्जैक्टली। क्या ये है कि एक तरह से राजीव, आपका अभी तक जो तैयारी आप कर रहे थे, इवन ये सीरीज खत्म हो गई, और इस सीरीज ने भारत को तो चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका का बड़ा मतलब नुकसान किया है, क्योंकि मैं आज से 1 हफ्ता पहले मान रहा था कि साउथ अफ्रीका एक डार्क हॉर्स है वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनकी टीम बन रही थी, अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद उन विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगा उनके बल्लेबाजों को, उनके बॉलर्स को बड़ा फायदा होगा। और मैं तो ये मान रहा था कि हमारे ग्रुप से, जहां साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान 3 बड़ी टीमें हैं, मुझे तो लग रहा था यार साउथ अफ्रीका तो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान में टक्कर होगी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब वो कप्तानी को लेकर है या उनके टीम की स्पिरिट को लेकर है, बट समथिंग इज रॉन्ग उस टीम में, क्योंकि टीम इतनी बुरी थी नहीं जितना बुरा वो खेल कर गई है। नहीं, आप बिल्कुल सही कहा। मैं फिर से T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स, फिर क्या आप 1 स्पिनर के साथ जाने वाले हैं, 2 स्पिनर के साथ आप जाएंगे, चहल और अक्षर दोनों को? नहीं, अक्षर तो देखिए बैटिंग भी करते हैं ना। अक्षर, जडेजा का जो रोल था भाई, आप 7 नंबर पे आप अचानक से बॉलर से नहीं आ सकते, और आपके पास इंडियन क्रिकेट की लिमिटेशंस हैं कि आपके पास ऑलराउंडर्स नहीं है भाई। एक हार्दिक पांड्या है, ले दे के जडेजा है, अक्षर पटेल है, तो यू हैव टू मेक डू विद देम। तो अक्षर पटेल ने देखिए इंडिया में तो बॉल अच्छा डाला था, क्योंकि जहां पर ये ओस होती थी, उन्होंने बॉल उनका स्किड करना शुरू हो गया था। अक्षर पटेल और यूजी चैल ने उस प्रैक्टिस मैच में भी देखिए जबरदस्त बॉल डाला है, उनको 4 ओवर में 15 रन पड़े, उन्होंने विकेटें भी 2 ली है, इसका मतलब उनको बाउंस मिला होगा, और लेग स्पिनर का बॉल बाउंस होता है, और थोड़ा सा ग्राउंड भी बड़ा होगा। बैट्समैन मारता है, मारे यार, उस खड़ी तो हो सकती है ना। यहाँ तो मिस हिट भी आपको बाहर जाके बॉल फेंकते हो आप, तो वो 2 रहेंगे, और 3 फास्ट बॉलर्स जैसे हम बात कर रहे थे, मतलब अर्शदीप, हर्षल, भुवी या फिर मोहम्मद शमी, कोई एक बाहर, ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन निखिल, जहां पाकिस्तान जब हमारे सामने होगा पहले मैच में, बाबर और रिजवान को आउट कैसे किया जाए, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। तो हमारा यही है कि अच्छा, प्लेइंग 11 में कौन होगा, कौन बॉल कराएगा, नई बॉल किसके हाथ पर होगी, तो उन दोनों को कैसे आउट किया जाए, उनकी कमियां क्या टीम इंडिया चर्चा करेगी कि कहां पर इनकी कमियां, कैसे उनको आउट किया जाए? विक्रांत, आपको दोहराना पड़ेगा थोड़ा सवाल। हाँ, नहीं, वो राजीव आपसे जानना चाहते हैं कि बाबर और रिजवान जो थ्रेट है एज अ बैटिंग पेयर, तो हिंदुस्तान की टीम उनके क्या तोड़ निकाल रही है, वो कह रहे हैं कि उनको आउट कैसे किया जाए। आई थिंक वही मैच भी डिसाइड करेगा राजीव, क्योंकि आपको, अगर आप पाकिस्तान का, कल पाकिस्तान ने मैच खेला है और
आई थिंक इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट वर्ल्ड क्रिकेट में यह है कि किस टीम को सबसे बड़ा सिरदर्द इस वक्त झेलना पड़ रहा है। क्या वो भारतीय टीम है जिसकी डेथ बॉलिंग नहीं चल रही, या वो पाकिस्तान टीम है जिसका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा? क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, आई थिंक वो ज्यादा कंसिस्टेंट है भारतीय डेथ बॉलिंग जिस तरह से रन लीक कर रहा है उसके मुकाबले भी। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास इस वक्त बड़ी परेशानी है। पिछला मैच उन्होंने जो कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, क्या हुआ? आपने दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट किया, इन बाबर आजम एंड रिजवान, और उसके बाद आप ने उनके मिडिल ऑर्डर को रन थ्रू कर दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज वहां से उभर के आई, लगातार बाबर और रिजवान, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हो, रन बना रहे हैं, उनको किसने आउट किया? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने एक अलग पैतरा अपनाया, उन्होंने ऑफ स्पिनर से गेंद डलाई टू राइट हैंडर्स। ये अक्सर बहुत कम होता है। अगर आप पावर प्ले में भी देखते हैं कोई स्पिन गेंदबाज आता है तो आप राइट हैंडर के लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आते हो, लेग स्पिनर कई बार लेके आते हो। उन्होंने ब्रेसवेल जो कि ऑफ स्पिनर है उनसे बीच बीच में गेंदें कराई, उन्होंने विकेट निकाली आपके राइट हैंडर्स की। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, शायद बाकी टीमें भी इसे ध्यान में रख रही हो, लेकिन भारतीय टीम को आपने सही कहा, जरूरत होगी आप शुरुआत में विकेट लें, क्योंकि एशिया कप में भी रिजवान चल गए थे भारत के खिलाफ दोनों मैच में। एक मैच में बाबर के रन नहीं बने, एक मैच में सिर्फ उनका मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया था जब नवाज ने आके रन बनाए थे, इफ्तिकार ने रन बनाए थे, बट वो बहुत रेयर है उनका परफॉर्मेंस। आई थिंक भारत पाकिस्तान के मैच में डिसाइड यही होगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स रन बनाते हैं या नहीं। और अगर आपको पता है वही मैच फंसा है या वही मैच का निर्णय होगा, तो शायद मोहम्मद शमी जब आते हैं, जैसे मैंने उनका कहा, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यू बॉल के साथ विकेट लेने का, शायद वो हो सकते हैं। या आप आउट ऑफ द बॉक्स देख सकते हैं कि कोई आप स्पिनर को लेके आ जाए पावर प्ले में, जैसे हमने देखा यहाँ पर कई बार हुआ है न्यूजीलैंड में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे भारतीय टीम अगर सोचेगा, दबाव डालेगा, तो आप उनके ओपनर्स को आउट कर सकते हैं और फिर भारतीय टीम फेवरेट हो जाती है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, ओपनर जल्दी चले गए, तो मैं कहूंगा मैच ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ इंडिया चला जाता है। विक्रांत, फाइनल कमेंट आप ही का इसी पर कि क्या टीम इंडिया ने सोच लिया होगा कि कैसे इनको आउट किया जाए, इस पर प्लानिंग हो गई होगी? हालांकि इससे पहले के मैचेस में हमने देखा कि बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक नई स्ट्रैटेजी के साथ टीम इंडिया उतरेगी बॉलिंग में? ऑफ कोर्स, हर टीम के खिलाफ हर खिलाड़ी की कमी, वीकनेसेस और वो प्लान करके रखता है, लेकिन गेंद फेंकना पड़ता है मैच में, और मैच में क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपने ऐसा गेंद डाल दिया और बैट्समैन आउट हो गया। आई एम श्योर दे वुड बी प्लानिंग। मैं इतना जरूर कहूंगा राजीव कि एज कंपेयर टू इंडिया, आई थिंक पाकिस्तान के सामने सवाल ज्यादा है। पाकिस्तान से क्योंकि अब उम्मीदें भी ज्यादा है ना उनके फैंस को, उन्होंने इंडिया को हालिया हराया, पिछले साल हराया, तो अब वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया की कॉम्बिनेशन ना सॉर्टेड है थोड़ी सी। आपको मालूम है कि यार हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में दिक्कत यह है कि बाबर रिजवान के बाद उनका नंबर 3 शान मसूद बिल्कुल रन नहीं है। 4, 5, 6, 7 पता ही नहीं चल रहा है। सो मच सो कि उनको शादाब को ऊपर बैटिंग करानी पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि आसिफ की हम बात कर रहे थे, आसिफ ने 2 मैच पिछले साल वर्ल्ड कप में जिताए भी थे और हमें बड़ा इंप्रेसिव लगे। अभी उन्होंने 20 बॉलें खेली हैं, ये जो आप कल की मैच की बात कर रहे हैं, और इस साल में पहली बार आई थिंक 20 बॉलें खेली। तो कोई 2 बॉल खेलता है, कोई 4 बॉल खेलता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट होते हैं ना बड़े मैच में, सिर्फ 2 खिलाड़ियों पे, तो वही आपको कभी कभी लेट डाउन भी करते हैं। मेरा यह मानना है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में 170 180 पाकिस्तान अगर चेज करता है तो पाकिस्तान के रडार में मैच आ जाता है। लेकिन 180 190 200 जिसकी उम्मीद है वहां पे बनने चाहिए, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर बाबर और रिजवान रन बनाएंगे तो उस पेस पर नहीं बनाएंगे जहां पर आप कह रहे हैं कि जी 15 में इन्होंने 150 बोर्ड पे लगा दिया। विक्रांत, बस मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन विक्रांत ऐसा क्या है, मतलब वो कह रहे हैं कि शान मसूद के साथ आप ओपन करवा लीजिए रिजवान को, या फिर आप फखर के साथ ओपन करवा लीजिए, बाबर को आप तीसरे और चौथे पर खिलाइए, तो क्यों एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है वहां की पीसीबी उनके साथ? देखिए, हम यहाँ पे इंडिया में भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन टीम वही करेगी जो टीम करेगी। कप्तान की एक सोच है, तो वहां पर भी जो कह रहे हैं तनकीद करने वाले वो बाहर बैठे हैं, और जो बाहर बैठा है अंदर वाला उसकी सुनता नहीं है। और वहां पर बाबर ने ओपन करना है जी। बाबर पे ये भी लोग कहते हैं कि जी बाबर तो अपनी दोस्तियां चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात वहां के फॉर्मर प्लेयर्स या मीडिया वाले कर देते हैं। आई डोंट नो, वहां पर मुझे ये लगता है कि समहाउ ना सरफराज, हर बात में जैसे सरफराज को ले आते हैं। सरफराज की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, बट वहां पर फिर भी कुछ कराची का एक तबका है वो कोशिश करता रहता है कि सरफराज को डाल दो, सरफराज को डाल दो। बट
बाबर आजम होना मुझे लगता है कि बड़ा ही मतलब वो है, पेचीदा है वहां पे, क्योंकि वो रन बनाए तो गाली, ना रन बनाए तो गाली पड़ेगी ही पड़ेगी। बट आई थिंक अगर जब बाबर और रिजवान ये डिसाइड हो चुका है कि वो दोनों ओपनर हैं और अब कप्तान ने कहा मैं ओपन करूंगा तो करूंगा। शान मसूद ने कौन से आके रन बना दिए मुझे बताइए ना। तो वहां पर दिक्कत यही है कि बाकियों ने रन ही नहीं बनाए। तो इंडिया या कोई भी टीम ये चाहेगी कि पाकिस्तान का एक आउट अगर आप कर लो तो घुस जाओ आप, और बाकी अगर लोगों ने गेम टाइम ही नहीं लोगों को इतना मिला हुआ तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो आएंगे और वो गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। तो उस लिहाज से आपको देखना होगा। मेरे ख्याल से इंडिया हैज मोर बैलेंस, इंडिया को क्लैरिटी है। आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपनी बैटिंग को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। थैंक यू सो मच विक्रांत और निखिल जुड़ने के लिए। तो T20 वर्ल्ड कप की अब ये तैयारियां हैं और हम तो यही चाहेंगे कि अब चूंकि बैलेंस नजर आ रही है और टीम इंडिया में काफी क्लैरिटी है बैटिंग को लेकर और बॉलिंग को लेकर भी कि अब कौन खेलेगा और उसका रोल क्या होगा, तो इस हिसाब से बैलेंस टीम है और चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप इस बार भारत में आए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।